नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कल देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे बड़े चौंकाने वाले हुए और नतीजे तो कहें हरियाणा के भी चौंकाने वाले सामने आए हैं। किस तरीके से भाजपा को 10 सीटों से 5 पर लाके रख दिया है और जिस तरीके से उम्मीदवारों की जो भाजपा उम्मीदवार है उनकी जीत भी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से कम मार्जिन से वो जीते हैं। चाहे गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बात कर ले या फिर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर बात कर ले, और इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बड़े पैनल में लोग बैठे हैं। नागौर से है सुरेंद्र चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार है सुरेंद्र यादव जी जो गुरुग्राम मानेसर से जुड़े हुए हैं, और प्रवीण राव उर्फ वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ के अंदर विनय यादव जी जो इस पे पूरा विश्लेषण करेगा, क्योंकि अब मारामारी हो रही है सरकार बनाने को लेकर के, और जिस तरीके का मैंडेट कहे जनता ने दिया है उसने भाजपा के पसीने छुड़ा दिए हैं। मोदी जी ने नारा लगाया था एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी की गारंटी, कहीं ना कहीं लोगों ने उस गारंटी को नकार दिया है और जो उम्मीदवारों ने वोट मांगे मोदी जी के नाम पर वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हो पाए। चर्चा इस पर करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप ही के पास आ जाता हूं बॉबी राव जी, आप राव के समर्थक हैं, जीत तो हो गई राव साहब की, कैसे देखते हैं? एक अच्छी जीत देखते हैं 2019 वाली 14 वाली, या फिर कहीं ना कहीं जो जीते तो हैं सिर्फ एक लाज रख ली, उस तरीके से देखते हैं? मौलाना जी, जीत जीत होती है। आप जो कह रहे हैं लाज रख ली, लाज रखने वाली बात नहीं है। जीत जीत होती है। पहले दिन से जब इलेक्शन चालू हुआ मैंने आपको कहा था कि राव साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते। राव साहब पार्टी ने जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, मगर राव साहब ने अपना इलेक्शन लड़ाया अपने कैंडिडेट, अपने जो समर्थकों के बलबूते। और इस इलेक्शन में क्या हुआ कि भाई जो पार्टी से हमें वोट मिल रहे थे, कार्यकर्ता जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें वोट देने थे, उन्हें तो वोट नहीं दिए। उसके अलावा जो बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो गया वो इस बार जो ये SC ST वोट बैंक था उसकी शिफ्टिंग हुई है। तो वो शिफ्टिंग हुई है तो उसका भाई वो मास लेवल पर शिफ्ट हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में शिफ्ट हुआ है, कोई हमारी तो कॉन्सेंसिव शिफ्ट नहीं हुआ है। तो वह हुआ है तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ा है कि हम भी रोकने की कोशिश की मगर काफी कुछ हमारा किसका है वोट बैंक नहीं ना। और फिर भी वोट तो देखिए मोदी जी के नाम पे मांगा है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट पे मोहर लगाने पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आनाकानी की है। लोग हताश हो गए 10 साल के अंदर, या फिर जो जिस तरीके से विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया 400 पार का जो नारा लगाया था कि भाई ये 400 पार ले आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो खामियाजा भुगतना पड़ गया। राव के 2 बार इससे सवाल किया गया था 400 पार पर, राव असहज थे, और जिस तरीके से मोदी जी नारा लगा रहे थे कि आपकी भैंस ले जाएंगे, भाषण दे रहे थे आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो डेंट राव को कर गया। या फिर जिस तरीके से आरक्षण खत्म कर देंगे वो डेंट कहीं ना कहीं कर गया। मोहनलाल जी, हमें इलेक्शन में 2 चीज ने डेंट किया है। मैं इलेक्शन शुरू हुआ उससे पहले से बोल रहा हूं, इलेक्शन के दौरान भी आपने मुझसे पूछा, आपके कई डिबेट में मैंने बताया, हमने इलेक्शन लूज किया है 2 तरीके से। एक तो सरकार में भ्रष्टाचार, पूरे हरियाणा के लोग दुखी थे, यहाँ के लोग भी दुखी थे। दूसरा अफसरशाही कि हरियाणा के अंदर जो पहले मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे और अब के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, अफसरों को खुली छूट दे रखी है, तानाशाही रवैया अफसरों ने अपना रखा है। उनने भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंचा दिया। अब आप शहर की बात लें, शहर के इतने मुद्दे थे कि राव साहब को भी अपने इलेक्शन के बाद मानना पड़ा है कि भाई लोगों को गुस्सा किस लिए उतरा है कि शहर में साफ सफाई नहीं है, कचरा नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं आता, बारिश होती है पानी का निकास नहीं होता। ये काम थे स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें तो आना है, वो आना है, तो वो गुस्सा हम पे भी, वो मसला हम पे गिरा है। और मैं ये तो शुरू से बोल रहा था राव साहब की ये गलती रही। मैं जब भ्रष्टाचार का हम बोल रहे थे, हमने मुद्दा भी उठाया था, राव साहब अगर बनवारी लाल जी को थोड़ा से अपने से अलग कर देते, रेवाड़ी की शहर की चेयरमैन थी पूनम, उसको अपने से अलग कर देते, उनको अपने दूर रखते भ्रष्टाचारियों को यहाँ से, तो हमारा ठीक है कि हमें कुछ ना कुछ उसका 15-20 हजार वोटों का फायदा मिलता है हमें उस चीज का। तो देखिए लगातार आप चर्चा में बैठे थे, लगातार आप मुद्दा उठाए थे सहकारिता विभाग का, सरकार भी बदली, फिर भी मंत्रिमंडल मिल गया बनवारी लाल जी को, आप लगातार से, तो राव साहब ने आपकी बातों को गौर नहीं किया कि वाकई नुकसान होगा, और जो 3,85,000 की जीत थी वो आज 75 हजार पे आके अटक गई। और अगर ये थोड़ा सा वोट और स्विंग इधर उधर कर जाता तो राव भी कहीं ना कहीं अटक गए थे। मोहनलाल जी,
ये अगर मुद्दा राव साहब के कार्यकर्ताओं ने और हम जैसे लोगों ने नहीं उठाया होता तो राव साहब निश्चित तौर पे इलेक्शन हार गए होते। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठा रहे थे 1 साल से 1.5 साल से, राव साहब के संज्ञान में भी था। ठीक है, राव साहब ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की इसके ऊपर, नहीं कर दी, कल राव साहब ने कर दी, तो मुझे कहीं ना कहीं करा है, बड़ा नुकसान करा है। हाँ, कल किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात, मैं आपको विधानसभा के चुनाव तो 4 महीने दूर है, मैं आपके चैनल पर निसंकोच होकर फिर दोबारा स्पष्टवादिता से कह रहा हूं, अगर फिलहाल बीजेपी सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाई और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है इनको सजा नहीं दी, जेलों में नहीं डाला, मुकदमे दर्ज नहीं किए, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि बीजेपी सिंगल डिजिट पार्टी बन के रह जाएगी हरियाणा के अंदर। राव साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस बार। तो लोगों ने राव साहब का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए, राव साहब में एक ईमानदारी की तस्वीर है वो देखते हुए राव साहब को वोट दे दिया। मगर शायद हो सकता है विधानसभा के इलेक्शन में जनता राव साहब की बात भी ना माने और बिल्कुल उठा के बीजेपी को हरियाणा से बिल्कुल एक मतलब कि बस सिंगल डिजिट पार्टी में ले आए। लेकिन राव साहब तो कह रहे हैं कि अहीरवाल एक बड़ा है जो सरकार बनाता है प्रदेश के अंदर, यहाँ से बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले जो राव के चुनाव में उठाव आया कि तमाम जो कहे कि लोबी खड़ी हुई, क्या राव का आखिरी चुनाव है, क्यों यार अपने नुकसान करवाया, राव साहब को क्यों घर बैठाया, जिता दो, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं एक बारी जो फायदा कर गए राव को आप मानते हो। लेकिन नहीं, ये तो मोहनलाल जी देखो, एक लोग जितनी मुंह उतनी बात, कोई कैसे परसेप्शन बनाता है, कोई कैसे परसेप्शन बनाता है, कोई कहता है कि भाई ये तो भाई पंजाबियों की सीट हो जाएगी, अहिर सीट टूट जाएगी, उसके नाते वोट दे दो, कोई ये दे दो, कोई कहता है पंजाबियों के साथ चले गए वोट नहीं दिया। मगर आप एक चीज देखेंगे, मेरे पास चुनाव के डाटा कल ही सारे आ चुके थे 4-5 बजे तक, मैंने उसको अध्ययन भी किया, देखा भी है। जो आप कह रहे हैं पंजाबी वोट, अब भी जो बहुतायत में पंजाबी वोट है वो राव साहब को मिले हैं, चाहे गुड़गांवा है, चाहे बादशाहपुर है, चाहे रिवाड़ी है, चाहे पटौदी है। राव साहब जहां पंजाबी बिरादरी की आबादी है, राव साहब को निश्चित तौर पे पंजाबी वोट मिला है। वो तो मैं ही कह रहा हूँ भैया, 2 दिन पहले तमाम लोगों ने मन बना लिया यार क्यों राव साहब का नुकसान करा। लेकिन बब्बर मामले चुनौती बन के आए बाहर के, जिस तरीके से बाहरी का नारा लगा, राव साहब को भी नहीं, बब्बर साहब का इलेक्शन 2 चीज से उठा है। बब्बर साहब का इलेक्शन, एक तो जो मे और मुस्लिम वोट था वो सारा कंसोलिडेट हो गया, दूसरा जो ये SC ST वोट की शिफ्टिंग हुई है। अब आप देखो इसके अंदर की 22-24% तो मे वोट था, मुस्लिम वोट था, और लगभग 14% के करीब आपका SC ST वोट है। अब आप जब इतना बड़ा वोट बैंक शिफ्ट होगा तो आप लगाइए अंदाजा, उसमें भाई बब्बर साहब को फायदा होना ही था। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कल काउंटिंग में 4-5 काउंटिंग तक तो राव भी मान रहे हैं, बोले उठा पटक हो रही थी, बोले एक बार तो परेशानी, बोले नहीं उठा पटक। मोहनलाल जी देखो, मेवात की काउंटिंग थी पहले, वहां से ये ठीक है कि वहां जब काउंटिंग चल रही थी तो वहां तो वोट कम थी तो जल्दी काउंटिंग हो गई। गुड़गांवा में, बादशाहपुर में, यहाँ पे वोट बहुत ज्यादा थी और वोट पोलिंग का चलो शुक्र है कि ये भाई हमें जो नुकसान ये हुआ कि गुड़गांवा के अंदर वोट पोलिंग परसेंटेज था वो कम रहा, बादशाहपुर में कम रहा वोट पोलिंग परसेंटेज, इस चीज का तो हमें नुकसान हुआ ही है। लेकिन अब राव के बयान को किस तरीके से देखते हो? जो नाराज है उनको विधानसभा में मनाएंगे, क्या लगता है बोबी भाई? आप बार बार कह रहे थे हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं है, फलाना है डिगना, लेकिन विधानसभा चुनाव वाला वोट डेंट बड़ा हो गया। सुनिए, हम नाराज की बात कर रहे हैं, जो मतदाता नाराज हुए हैं, जो मतदाता हमसे दूर हुए हैं। हम ये वर्कर की, बीजेपी वर्कर की, पार्टी वर्कर की, हम इनकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मतदाता की बात कर रहे हैं। जो मतदाता हमसे नाराज हो गया या हमसे दूर चला गया, क्यों दूर गया, गांव में गया, कैसे गया, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। अच्छा, चलते आखिरी सवाल, राव ने कहा बोला आरती राव को चुनाव लड़ाएंगे, राव अभी भी जगह का खुलासा नहीं कर रहे। फिर नहीं लगता कहीं ना कहीं जब तक खुलासा नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, जगह नहीं बनेगी, लोगों का माइंड सेट नहीं होगा, कभी वो अटेली घूमेगी, कभी कोसली, कभी कनीना, कभी अलग अलग जगह रेवाड़ी, तो लोग सस्पेंस में है। लगता है राव को खुलासा कर देना चाहिए आजकल के अंदर। नहीं मोहनलाल जी, राव साहब का जो कार्य क्षेत्र है वो गुड़गांव से शुरू होकर नंगल चौधरी तक है। हमारी यहाँ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है या अहिरवाल की, हम आरती को कहीं से भी इलेक्शन लड़ा सकते हैं जब समय आएगा, जब हम उसको बता दिया जाएगा कि आरती जी को यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चलिए समय आएगा जब बताया। सुरेश जी किस तरीके से देखते हैं आप? तो बोले 400 पार हो सकती है, बोला मोदी जी का डंका बज रहा है, लगा डंके की पोल खुल गई।
गारंटी की पोल खुल गई। जिस तरीके से गारंटी गारंटी और जिस तरीके से भाषण से कल चेहरा उतरा हुआ था, जय श्री राम बोलने वाले कल जय श्री जगन्नाथ बोल रहे हैं। मोदी, कांग्रेस ने इस पर बहुत बढ़िया तुरुप का पता चला था। सोशल इंजीनियरिंग की पाठ को पढ़ाते हुए जो कांग्रेस ने ये कहा था कि SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये लॉजिक भागवत जी से के को एक बेस मानकर बताया था, तो ये दलित वर्ग जो है SC ST, ये मैं कहता हूँ आजादी के बाद से कांग्रेस का सहानुभूति वोट रहा है। और ये टाइम तक जब मायावती आई है या मुलायम सिंह के पहले, तो मायावती के साथ चला गया है। अब जब मायावती का ग्राफ नीचे जाने लगा है तो इनको कोई न कोई जगह नहीं मिली, और तब इन्होंने अपना सेफ जो पॉइंट था वो कांग्रेस की तरफ देखा। ये थ्रू आउट इंडिया की बात है। हरियाणा की आज वोट कांग्रेस की तरफ इसीलिए गया है कि उनको कोई कांग्रेस से अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं मिला, और कांग्रेस ने डरा दिया था कि भाई आपका आरक्षण जो है खत्म कर दिया जाएगा, और वो उस बात को एक्सेप्ट डाइजेस्ट भी कर चुके, और वो किसी भी कीमत पर भाजपा के पास नहीं आ रही। केवल एक कारण है, मेरी सोच है, अगर SC ST के वोटर जो है आधे आधे भी आ जाते तो आज यूपी में वो स्थिति नहीं होती, हरियाणा में वो स्थिति नहीं होती। आपको पता है 3 सीट 60 के रेशो से जीती है। और अरे सुरेश जी आप कह रहे कांग्रेस ने डरा दिया। मेरे भाई शुरुआत वो कर रहे थे, बोले इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, आपकी भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपका मकान ले जाएंगे, आपका तमाम चीजें मुजरा कर देंगे, फलाना। आप बताइए कहाँ डरा है? बताइए, कमाल की बात कर रहे हो आप। वो अपना प्रचार कर रहे, वो अपना कर रहे, ठीक है भाई, प्रचार तो उनके। और जो बात कर रहे हो संविधान की, उन्हीं के नेता कह रहे थे हम संविधान को। ज्योति मिर्जा ने खुद ने कहा, बहुत सारे नेताओं ने कहा, उनको नहीं। मोहन जी, संविधान तो उन्होंने 370 में भी बदला है। हाँ। संविधान के लिए पॉजिटिव बात अलग है, नेगेटिव उन्होंने कांग्रेस ने नेगेटिविटी लेकर के और SC ST को डरा दिया था कि आपका आरक्षण खत्म कर दे। केवल एक कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। अगर ये कहा यहाँ गुड़गांव में भी होता तो मैं मानता हूं कि जो 2.5 लाख वोट है, जो 2 लाख वोट है, वो आधे आधे भी होते तो आज मार्जिन 2.5-3 लाख होता। आज का जो मार्जिन आया है वो इसलिए नहीं आया कि भाई कांग्रेस ने ज्यादा मेहनत करी थी ना। कांग्रेस राहुल साहब समझा नहीं पाए कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। हमने पूछा था राहुल साहब से सवाल, मीडिया ने राहुल साहब से पूछा था ये सवाल कि जी ऐसे ऐसे कांग्रेस कह रही है। ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनको जो बात डाइजेस्ट हुई वो डर, असुरक्षा की भावना आ गई थी तो SC ST के पास कि तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये बात होने से बीजेपी कहती रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी बीजेपी की बात उनको स्वीकार नहीं हुई। और जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था या प्रचार किया था कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बात उनको अपील कर गई। अच्छा, और जहां तक मोदी जी की बातों का असर नहीं हुआ, इसके मतलब मान लो कोई तो रीजन है ना भाई। केवल एक अकेला सब पर भारी, और संसद में खड़े होकर 400 पार की वो बात कर रहे हैं, बोला NDA 370 और NDA 400 और अकेली भाजपा 370। वो कहां गया नारा? क्यों नहीं गेन कर पाए? वजह क्या हुआ? मीडिया ने भी बहुत कोशिश की। 2 दिन पहले एग्जिट पोल आए थे, तमाम हुआ खड़ा। कितना बड़ा कहें कि शेयर बाजार पे असर पड़ गया, कितने हजारों लाखों करोड़ के टर्नओवर घूम गई। आप ये सोच के देखिए मोहन जी, इस बात में आज भी कोई शक नहीं है कि एक अकेला सब पर भारी, कोई शक नहीं। इस पर डाउट क्रिएट मत करना। मोदी वास्तव में अकेला सब पर भारी है, लेकिन जो अंदर खाते जो साइलेंट वोटर थे SC ST के, केवल और कोई कारण नहीं है। तो विनाश का कोई तो कारण बनता ही है भाई। अरे भाई आप बात नहीं समझे। अरे अयोध्या से हार गया, फैजाबाद से हार गए, ये बताइए राम ने साथ नहीं दिया आपका। मोहन जी, कोई कारण दूसरा नहीं है, एक ही कारण है, SC ST वोट हमारा 60% जा चुका है बीजेपी का। और 80 करोड़ जो उनके वो है जिनको नाज देते हैं, जिनको कहते हैं बोला मेरा ये लाभार्थी है, वो कहां चले गए? 80 करोड़ तो लाभार्थी भाई। मेरी सरकार, उन्होंने भी वोट दिया है, ऐसी बात नहीं, उनके वोट को इग्नोर नहीं कर सकते। SC ST की जो समस्या वो ये है। बाकी आपको एक नई बात और बता देता हूं मैं कि जब तक SC ST वोट कांग्रेस के पास रहेगा, कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास 3 बड़ी बड़ी कास्ट आ गई है। SC ST हरियाणा में जाट प्लस मेल,
ये सब है। चलिए चलिए, हरियाणा में 5 सीटों का डेंट लगा है, 5 सीटों का डेंट लगा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? डेंट नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आपने मेरे से पूछा था कि क्या क्या पोजीशन रहेगी, मैंने कहा था 5-5। आपने महेंद्रगढ़ भिवानी के लिए पूछा था, मैंने कहा 20-30 की हार जीत है। आपने गुड़गांव के लिए भी कहा था, मैंने आप याद रखो, ध्यान दो, मैंने कहा 1,05,000 से इंद्रजीत जीत रहा है। आज याद कर, क्या मेरा कहीं असेसमेंट गलत था? मैंने 5-5 कहा था, 5-5 ही आज आई है। और एक नई आगे विधानसभा की तस्वीर क्या देख रहे हैं चुनाव की? अब देखो, ये बात तय मान के चलो कि मैं केवल साउथ हरियाणा को ले सकता हूँ, सारे हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे हरियाणा को कैसे देख, साउथ हरियाणा की बता दीजिए। अगर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर के, और अगर ये ईमानदारी से लड़ती है, सीट को जीतने के लिए लड़ रही है, तो 11 की 11 सीट बीजेपी की हरियाणा, साउथ हरियाणा से आ रही है। इवन महेंद्रगढ़ भी आ रही है। अच्छा, आपके महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह खुद एमएलए, सिटिंग एमएलए है, और वहां से हार गए। अब वो श्रुति चौधरी को, किरण को क्यों आरोप लगाएंगे, किस मुंह से आरोप लगाएंगे? और जहां तक की बात है, मेवात तो हमेशा ही राव इंद्रजीत सिंह को वोट नहीं देता, क्योंकि कास्ट फैक्टर है। हालांकि उससे टर्म ठीक है, इंद्रजीत को उम्मीद थी कि पिछली बार जो 84,000 वोट आए थे मेवात से, इस बार ज्यादा आएंगे, लेकिन वो 75 पर अटक गई। और 2,58,000 की मेवात की जो लीड है, वो छोटी लीड नहीं है। अरे तो भाई, अरे भाई, देखिए आप देखिए, ये बार बार है ना, कप्तान मेवात, अरे हीरो ने भी तो वोट नहीं दिए, हीरो के भी तो बराबर के वोट है, तो सारे तो वोट यहाँ पे। हमने तो जो सर्वे किया था, जो हमने निष्कर्ष निकाला था, हमने तो राज बब्बर को एक भी अहीर का वोट नहीं दिया। अगर मेवात वहां दिया था तो अहीरों को, राव साहब को दे दिए सारे के सारे। अरे आप मेरे मालिक एससी को कितना मान रहे हो, कम क्यों आंक रहे हो? जाटों को कम क्यों आंक रहे हो? और वोट हमें छटकते भी है। ऐसी बात नहीं कि सभी अहीरों ने इंद्रजीत को दिए थे, सभी पंजाबियों ने इंद्रजीत को दिए थे, ऐसी कोई बात नहीं होती। केवल 2-3 ऐसे वर्ग विशेष हैं जो बिल्कुल बंधे हुए हैं, और वो टूटे नहीं। इंद्रजीत को यहाँ चलिए चलते चलते बताइए, आज जो राव का दर्द छलका, जो राव ने कुछ कमियां मांगी, किस तरीके से देखते हैं? देखो, राव स्पष्टवादिता रहा है। इन्होंने कभी ना किसी से डरा है ये, और ना किसी से छल किया है। अपने वजूद पर ये अपने जमीन को नहीं बेचना चाहता राव परिवार ऐसा। लेकिन अपना हक मांगने में नाकाम रहते हैं। नहीं, नाकाम नहीं, इसको नाकाम किया जाता है राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत। अच्छा। पहले हुड्डा ने इसको बनाए रखा, इसने विश्वास किया, इसके साथ विश्वासघात किया हुड्डा ने। 9.5 इसने मनोरंजन पर इसने विश्वास किया, इसने फिर खट्टर ने विश्वासघात किया। चलिए लंबा हो जाएगा ना, लंबा हो जाएगा। सुनिए राव की जीत को किस तरीके से देखते? शानदार जीत है, संतोषजनक जीत है, या कहें कि बात रख ली गई, उस तरीके की जीत है? देखो मोहन जी, ये जीत उसके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए काफी है। और इस जीत में राव इंद्रजीत सिंह का खुद का वोट बैंक, उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसका फेस वैल्यू, और मोदी, देखो दोनों साथ साथ है। अगर हम मोदी को इग्नोर करेंगे तो जीत नहीं सकते, और राव इंद्रजीत सिंह का अपना जो निजी वोट बैंक है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों ने मिलकर के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं का योगदान है। बिना कार्यकर्ता तो आदमी बिना मैंने आपको पूरा टाइम दिया था कि डिबेट भी चलनी होती है। सुरेंद्र जी, भिवानी महेंद्रगढ़ में बड़ा झटका लग गया कांग्रेस को। दान सिंह जी आपके हार गए, बड़ी उम्मीद कर रहे थे दान सिंह जी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे, आपके बड़े हौसले बुलंद थे। क्या नुकसान, कहां कमियां रह गई? मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दान सिंह को झटका लगा है, लेकिन ये झटका उनके अपने लोगों ने ही उनको दिया है। वो भिवानी जिले से तो 7,000 के लगभग वोटों से जीत करके आए, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में जो खुशियां थी जब राव दान सिंह को श्रुति चौधरी की जगह उम्मीदवार घोषित किया गया, तो ये लोगों को लगा था कि भी ये पहली बार महेंद्रगढ़ जिले में सांसदी आएगी। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो गया। मुझे तो ये लगता है कि चुनाव से 1 सप्ताह पहले भाजपा हाईकमान ने, जो यहाँ के तीनों सिटिंग मंत्री और विधायक थे, उनको कह दिया था कि भाई जिनके भी हल्के में कैंडिडेट हारेगा तो उनकी आगे की टिकट बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद इन लोगों ने किस ढंग से चुनाव को बदलने की कोशिश करी। अब बताओ, राव दान सिंह अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव हार गए, तो अब इसमें किसको दोष दें इसके अंदर?
नहीं, दोस्त नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या राव अटेली के, एक सेकंड आ रहा हूं, अटेली जो राव गए वो नुकसान कर गया? अटेली भी कर गया, नांगल चौधरी में भी लगभग 2500 वोटों से हारे हैं। नहीं, और महेंद्र राव की अपील नुकसान कर गई? नहीं, मैं नहीं समझता कि राव साहब की अपील इतनी नुकसान करी होगी, क्योंकि राव साहब ने तो अपील, राव साहब के जितने आदमी थे 2019 के विधानसभा चुनाव में नांगल चौधरी में खिलाफ लगे हुए थे। जब ये दिखा रहे थे कि डॉक्टर अभय सिंह की जीत लगभग 5000 से होगी और वो 20000 से वो जीते, तो मैं नहीं मानता भी अपील इतनी यहाँ पर कारगर हुई होगी। ये तो इन लोगों का वही 4-5 महीने बीजेपी का भी शासन बाकी है और यहाँ के लोग सोचते हैं कि भाई हमें अभी काम इनसे लेना है, तो उन लोगों के दबाव में आकर के अब ये कैसे क्या हुआ ये समझ से बाहर है। या फिर प्रचार की कमी रही आपको लगता है? प्रचार के लिए तो मैंने पहले भी मोहनलाल जी बताया था कि कांग्रेस का कोई संगठन पिछले 10 साल से नहीं है। कांग्रेस का चुनाव तो जनता लड़ रही है और इस मामले के अंदर मैं इसके कांग्रेस के दफ्तर में उनके जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, उनको हमने कमियां भी बताई, लेकिन उनके दिमाग में वो ये बात है ना बैठी नहीं, वो हवा के अंदर थे कि भाई हम चुनाव को जीत गए हैं। तो और इस वजह से दान सिंह ओवर कॉन्फिडेंस है, मानते हो आप? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस थे और जिस ढंग से चुनाव लड़ना चाहिए था वो लड़ नहीं पाए। तो भूपेंद्र हुड्डा सपोर्ट नहीं कर पाए क्या उनको? जैसे यहाँ से राज बब्बर हार गए, वहां से दान सिंह हार गए, ये अहिरवाल की 2 बड़ी सीटें कहीं ना कहीं नुकसान नहीं कर गई? नहीं, नुकसान तो हुआ है। पहली बार चांस था कि 2 यादव जीतने वाले थे, लेकिन राव साहब का भी आप देखो गुड़गांव के अंदर बाल बच्चे हैं, वहां भी वो है, तो इसमें जनता का मूड का तो नहीं देखिए, राव साहब खुद बचे हैं, बाल के साथ खुद भी बचे हैं, ऐसा नहीं है बाल नहीं बचे, बाल के साथ खुद भी बचे हैं, वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन एक मैसेज चला गया अहिरवाल से, जो है कांग्रेस को वोट नहीं मिला, कांग्रेस का सफाया हो गया 11 सीटों पर, अगर हम हिसाब लगाएं तो। नहीं, बिल्कुल हो गया, इस बात को मानते हैं, लेकिन अब भी हरियाणा के अंदर 56 विधानसभा सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लीड करी है और 4 महीने। अरे भाई अहिरवाल तो साफ हो गया, तो अहिरवाल में थोड़ा पूरा हरियाणा बस रहा है। अहिरवाल में 90 सीटें हैं नहीं पूरे हरियाणा के अंदर है, उनमें 56 पार्टी ने लीड करी है। तो आगे कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी वो भी हावी रही। अब आप देखो वहां जयप्रकाश का चुनाव उसमें बता रहे थे, वो वहां पर बड़े कमजोर हैं। वहां पर ना तो कांग्रेस पार्टी की जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रही शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, यहाँ तक कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन जनता ने उनकी सुनी और कांग्रेस पार्टी को मत दिए, वो जीत गए। लेकिन ये गुटबाजी आप मानते हो कांग्रेस की गुटबाजी नुकसान करेगी विधानसभा में भी? नुकसान कर रही है और आगे कांग्रेस का भविष्य बढ़िया है। अगर कांग्रेस हाईकमान ने अगर इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगे भी कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। चलिए ठीक है विनय जी, आ रहा हूँ दूंगा समय सब। विनय जी बैठे काफी, सुरेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूंगा एक मिनट के लिए। मैं ये कहूंगा कि सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई राव दान सिंह पर कभी भीतर की समस्या आई है, किरण के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से आरोप है। क्या दान सिंह का विधानसभा क्षेत्र में हारना उसकी नैतिक हार नहीं है? ये उनको चाहिए, वो अपना खुद का विधानसभा क्षेत्र है और वहां से वो एमएलए है, उसके बावजूद वहां से हार रहा है, तो ये दान सिंह की का हार नहीं है। वो किरण पर किस तरह का आरोप लगा सकते हैं, श्रुति पर किस तरह के आरोप लगाएंगे? जब खुद से हार रहा है तो भीतर का जवाब देंगे सुरेंद्र जी। हाँ बिल्कुल सुरेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो इस बात के ऊपर उन्होंने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं। कैमरे से दूर है आपने सर कट के सारा, अब आप कैमरे में घुस गए। हाँ, उन्होंने ज्यादा स्पष्टीकरण इस बात पे नहीं दिया और उन्होंने देख लिया 3 राउंड से पहले ही वो छोड़ के चले गए क्योंकि महेंद्रगढ़ में हार हो रही है, तो उन्होंने बड़े सहज ढंग से उसको स्वीकार किया, मैं मानता हूं। और इसी वजह से उन्होंने आज कहा भी जनता ने जो फैसला दे दिया वो मेरे सर माथे पे है और जो पार्टी में भीतर ये तमाम लोग कहते हैं हार के बाद। देखिए विनय जी बड़ा इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को हमने बहुत समय दिया है। अब देखिए जो जरूरी, विनय जी तीनों का आपने सुन लिया होगा, तीनों का अपना अपना आकलन है। राव साहब जीत गए, खुशी की बात तो ये हमारे गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए, चाहे
कम मार्जिन से जीते, लेकिन हमारे क्या है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट की एक तरीके से लाज बच गई, राव साहब बरकरार है और आखिरी चुनाव था तो एक सांसद बने रहेंगे। अब बाकी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी बातें करनी है आगे सरकार बनाने के लिए, रस्साकस्सी, मोदी जी की जो जीत हुई है उसको किस तरीके से देखना, उस पर भी हमें 5-7 मिनट अभी खत्म करना है। तो अब तीनों को आपने सुना, किस तरीके से देखते हैं? मोहन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे यहाँ के माननीय सांसद राव इंद्र सिंह को, अगर वो चुनाव जीतते हैं। और बहुत अच्छा प्रदर्शन राव साहब के जो निजी वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा यहाँ रहा, अच्छी मेहनत की गई और उसका फायदा उनको मिला। एक बात और है, फायदा उनको मोदी जी का भी मिला है। उनके नाम के, जो मोदी जी के नाम से जो लोगों ने वोट दिए हैं, वो राव साहब की जीत में भी बराबर के सहयोगी हैं। खाली एक चीज ये कह देना कि राजा राव साहब का एक निजी वोट बैंक था, उसकी वजह से वो जीते हैं, वो भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोगों के जवान पे बहुत से ऐसे थे जो राव साहब को वोट नहीं देना चाहते थे, पर वो मोदी जी को वोट देना चाहते थे। तो उनके जवान पे एक था, अगर हम वोट मोदी जी को दे रहे हैं, राव साहब को नहीं दे रहे। तो जो भी वटेवर जो भी रहा हो, मगर राव साहब चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीता है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। एक जब चुनाव जैसे जैसे हमारी गुड़गांव लोकसभा का अहीर वर्सेस पंजाबी होता चला गया, तो उसका बेनिफिट भी राव साहब को मिला। अगर आप कोई भारतीय जनता पार्टी या राव साहब का वर्कर इस बात को नकारता है कि अहीरों ने वोट नहीं दी है, तो वो भी एक तरह से गलत बात है। क्योंकि आखिरी के अंदर जो अहीर थे, वो चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी का उनको ये मना कर रहा हो राव साहब को वोट नहीं देनी है, मगर उन्होंने ये समझ के हमारी एक परंपरागत सीट है, अगर ये सीट इस बार हम हार गए तो ये सीट खत्म हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखते हुए जो पुराने अहीर थे, जो थे, उन्होंने वोट राव साहब को दिया। ये तो यहाँ का समीकरण था जो सुरेंद्र भाई ने बताई, और आकलन जो था हमारा सुरेश जी का 1 लाख के आसपास की हार जीत। मैं शुरू से कहता रहा था 50,000 से 1 लाख के बीच में हार जीत का अंतर है। और जब आखिरी में बताया था कि राव साहब के कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की है, मगर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो रूट लेवल पे कहीं मेहनत नहीं कर रहे थे, कहीं काम नहीं कर रहे थे। ये बात भी मैंने कई बार डिबेट में कही थी, तब वो रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे, वो केवल फोटो खिंचवाने तक और मीटिंग तक सीमित रह गए। तो वो जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस को हुआ और राव साहब को उसका बेनिफिट मिला अपने वर्करों। भिवानी की बात कर रहे थे सुरेश जी, बिल्कुल। पहले भिवानी की नहीं, पहले मुझे बॉबी जी के सवाल का जवाब चाहिए। जो बॉबी जी कह रहे थे कि जो डेंट लगा, जो मैंने उनसे सवाल किया था, डेंट क्यों लगा? देखिए, डेंट लगने के कई कारण हैं। बिल्कुल मैं बॉबी भाई की बात से सहमत हूं। अब बॉबी भाई ने, मैंने शुरू में भी कहा था, अगर बनवारी जी, हाँ, हमारी नगर परिषद की चेयरमैन, जिनसे जनता दुखी है, जिनके खिलाफ एक नेगेटिव माइंड जनता के दिमाग में उत्पन्न हो गया है, नैरेटिव सेट हो गया है भ्रष्टाचार का, अगर ये चुनाव में रहेंगे तो राव साहब को उसका नुकसान अवश्य होगा, उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है, सच्चाई है। उनको इस चीज का नुकसान भुगतना पड़ेगा और वो उनको भुगतना पड़ा है। क्योंकि जब भी कहीं भी शहर के अंदर गए, राव साहब के मुंह पर बेशक लोगों ने बात ना कही हो, मगर वो कहीं भी मीटिंग करके जब वहां से उठ के गए हैं, तो जो लोग वहां मीटिंग में आए थे, जो भी लोग उनको सुनने के लिए आए थे, राव साहब को दबी जुबान में या आपस में उन्होंने चर्चा हमेशा की है कि यार राव साहब ने ऐसा चेयरमैन बना दिया, प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है, सफाई होती नहीं, काम होते नहीं नगर परिषद के अंदर, और वोट के लिए आ जाते हैं। तो ये भी एक दिक्कत परेशानी लोगों को रही है। बिल्कुल सच्ची बात है मोदी भाई की, इसमें कोई संशय और शकर छुपा वाली बात नहीं है। तो उससे डेंट उनको लगा है। दूसरा डेंट सुरेश भाई ने कहा, दलित वोटर पूरे हिंदुस्तान में खिसक कर कांग्रेस की तरफ इजी उन्होंने वे किया है। उनको आसान लगा कांग्रेस का अपना जो पुराना जो परंपरागत घर था वो जो दलित वोटर थे वो खिसक कर कांग्रेस की तरफ चले गए। बाकी एक बात सुरेश ने जी कही, अब कांग्रेस ने उनको डरा दिया। डराया किसी ने नहीं है, वोटर कभी नहीं डरता किसी से, ये आप मान के चलिए। डराया तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने खूब है वोटरों को पूरे, मगर वोटर कभी नहीं डरा। वोटर केवल इंतजार करता है चुनाव के सही समय का, क्योंकि उनको पूरे 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, अपना विरोध प्रदर्शन करने का या अपना जनमत देने का। उसके बाद पूरे 5 साल सत्ताधारी नेता ही राज करते हैं। बीच में ऐसा कोई मौका नहीं है जिसके अंदर वोटर अपनी गलती को मान सके या कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कर सके। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर वोटरों ने मोदी जी और जो ऊपर के जो बड़े नेता थे उनका विरोध का सामना, उनकी गलत नीतियों का सामना हर एक सांसद को भुगतना पड़ा है। तभी जो लाखों के हार जीत के अंतर थे वो सिमट कर लाख कम वोटों पर रह गए। कहीं 35,000 है, 23,000 है, 85,000, 13। ये जो इंडिकेशन है विनय जी खुद मोदी जी की सीट देख लीजिए वाराणसी से,
जिससे राहुल गांधी के पीए ने स्मृति ईरानी को हराया है, वो ज्यादा जीता मोदी जी से, ज्यादा वोटों से। जो मोदी जी 8-8, 10-10, 7-7 लाख से जीतते थे, कल क्या मार्जिन है? 1.5 लाख का मार्जिन। अगर श्याम रंगीला को वहां से टिकट अगर मिल जाती है, अगर वहां से श्याम रंगीला फार्म भर देता, चुनाव लड़ता, तो मोदी जी की भी आफत आ गई थी। जो कह रहे डंका बज रहा देश के अंदर, खुद के गृह क्षेत्र में देखिए ना क्या जीत हुई है मोदी जी की। मैं वही कह रहा हूँ, जो शीर्ष नेतृत्व था, जो बड़े नेता थे भाजपा के, उनकी गलत बयानबाजी, उनका अहंकार, और भाजपा के ही जो अन्य कैडर के जो नेता थे, उनको जो ठिकाने लगाने की जो पॉलिसी थी अमित शाह जी की और मोदी जी की, वो पॉलिसी भी नुकसान करके गई है। अब आप गुड़गांव का उदाहरण दें, कभी सुधा जी के नाम पर इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की राव साहब को, कभी भूपेंद्र यादव के नाम पे, मगर वो प्रयोग सफल नहीं हुए। तो इस लोकसभा चुनाव में नए प्रयोग किए गए, मगर वो भी सफल नहीं हो पाया। तो ये जो तरीका है ना, जो नेता का, बड़ों का, उनका डेंट हर एक लोकसभा में, लोकसभा के जो कैंडिडेट थे भाजपा के, उनको झेलना पड़ा है, भुगतना पड़ा है। चाहे मोदी जी भी खुद उसके शिकार हैं। अब मोदी जी को भी एहसास हुआ है। कल आपका वाक्य देखिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के भाजपा के बड़े नेता, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राजनाथ जी और मोदी और अमित शाह जी गए, राजनाथ जी सबसे पहले जाकर कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठे थे जैसे अब उनको भाजपा के ही एक, आप मानिए चलिए, अब जो शासन जो था, जिनके ऊपर लगाम लगाई हुई थी अत्याचार की, उससे ही उनको मुक्ति मिल गई है। उनको पहली बार मौका मिला है। मोदी जी पूर्ण बहुमत में नहीं आए तो अब आप भाजपा के पुराने नेता खुल के सांस ले सकते हैं। तो उनका बैठने का जो तरीका था, सबसे जाके पहले स्टेज पे कुर्सी पे बैठना, मोदी जी के आने के बाद उनकी तरफ कोई अच्छा संबोधन नहीं करना, तो ये एक इंडिकेशन दिखाता है कि भाजपा के जो जितने भी बड़े नेता हैं, जो दमदार नेता हैं, वो मोदी जी के और अमित शाह जी के, जो अपना पार्टी के नेताओं के ऊपर उनको वो दबाव हो रहा था, उससे बाहर निकलना चाहते थे, वो निकल गए। उसका खामियाजा राव को भी भुगतना पड़ा, अभी मान सकते। बिल्कुल भुगतना पड़ा। राव साहब की जो जीत थी, जो 6 लाख से होने वाली थी, वो सिमट कर 1 लाख से भी कम अंतर पे रह गई है। तो ये खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस बात को राव साहब के जितने भी समर्थन भरकर है, राव साहब खुद ही मानेंगे। ठीक है बोबी जी, कल आपके राव साहब ने मंत्री जी को लेकर के पूछा, भाई क्या हुआ डॉक्टर साहब वोटों का, किस तरीके से देखते हैं? बड़ी चर्चा कर वो मोहनलाल जी। ऐसा है कि देर सवेर ये तो होना ही था। मैं तो आपको पिछले 3 चुनाव शुरू नहीं हुए उससे पहले से कह रहा था, और मैं आपको आज में कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार में अगर ये भ्रष्ट मंत्री, अगर मुख्यमंत्री ने, पार्टी ने, अगर ये भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसर अब भी सिस्टम के अंदर रखे, तो बीजेपी सिंगल डिजिट पार्टी बनकर रह जाएगी हरियाणा के अंदर। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो सामने आ चुका। मैंने आपको बीच में डिबेट में एक दिन कहा था कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड होगा अपने मोहनलाल खट्टर साहब का 5 साल का, और उनकी वर्किंग का, कि उनने जो भ्रष्ट मंत्री दोबारा बना दिया है, मंत्रिमंडल ने काम किया, वही रिपोर्ट कार्ड है। वरना कोई इतनी कोई खास एंटी इनकम्बेंसी सरकार के विरुद्ध खिलाफ नहीं थी। मगर ये चलते इतना तो बता दीजिए, मोदी जी का वोट कहाँ चला गया? वाराणसी में जो जीत है वो शानदार जीत मान रहे हैं, डंके की जीत मान रहे हैं, 400 पार वाली जीत मान रहे हैं, ये लोगों ने आईने दिखा दिया। मोहनलाल जी, लोकतंत्र के अंदर जनता बहुत बड़ा अपना रोल अदा करती है, और कोई अगर गलतफहमी होती है तो गलतफहमी जनता ही निकाल देती है। तो जो भी गलतफहमी थी या अहंकार था, वो अहंकार सामने आ गया, मोदी जी के सबके सामने आ गया है। तो वो तो नारा लगा देते हैं 400 पार क्या लगा आपको? 400 पार का ये जैसे 75 पार का नारा लगाया था। दबाओ लोगों को। आपने डिबेट में मुझसे कई बार पूछा था, मैंने आपको हमेशा ही जवाब दिया था कि मोहनलाल जी 400 पार का तो कहानी नहीं होने वाली है। 400 पार तो सिर्फ एक बात चल रही है, 400 पार की बात नहीं होगी। यहाँ से बस ले दे के करके ये मेजोरिटी तक पहुंच जाए, वही गनीमत होगी। अब उसी चंद्रबाबू नायडू के पास जा रहे हैं, जिसको कहते थे दरवाजे बंद कर दिया। अमित शाह ने कहा था बोला चंद्रबाबू के लिए एनडीए के दरवाजे बंद। भाई मोहनलाल जी, राजनीति है, राजनीति में कभी कभी क्या हो जाए, किसके पांव पकड़ने पड़ जाए, कभी किसके गोद में बिठाना पड़ जाए, ये तो हमेशा होता रहा है। मोदी जी भी कह रहे थे, बोला आपने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा है चंद्रबाबू नायडू को। सर 6 महीने पहले नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, फिर उन्हीं नीतीश जी के जाके ये शामिल हुए। अभी नीतीश जी को इनने
अभी इस चुनाव के दौरान ही प्लास्टिक का एक अपना चिन्ह पकड़ा कर रोड शो में बेइज्जत किया गया था। अब वही नीतीश जी है कि उनके भाड़े खाए जाएंगे, सब कुछ करा जाएगा। सर राजनीति है, राजनीति में कल किसको बाप अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? इस्तीफा दे दिया है मोदी जी ने, अब राष्ट्रपति मुर्मू को अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? एनडीए का होगा, एनडीए का होगा, एनडीए का होगा। मोहनलाल जी, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं इस मामले में कोई एनडीए का होगा, इंडिया का होगा। नहीं मोहनलाल जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो बदलाव होना चाहिए आपको लगता है? नहीं, बदलाव अगर जनता ने अपना मैंडेट दिया है तो बदलाव के लिए मैंडेट दिया है तो बदलाव होना चाहिए। चलिए, आपकी बात अब क्लियर हो गई। सुरेश जी, यही सवाल आपसे पूछ लेता हूं, बदलाव चाहिए या वही चाहिए, या चोरे खाएंगे चंद्रबाबू नायडू के, जिसके लिए दरवाजे बंद हो गए थे, दरवाजे खुल जाएंगे अब? लोकतंत्र ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसने वोट लिए हैं और पार्टी के वोट आए हैं तो उसका हक बनता है। बीजेपी ने 241 सीट जीती अपने बलबूते पर, कांग्रेस 100 पर भी नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब आप लोकतंत्र में अगर विश्वास करते हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोदी जी। बात तो ये बहुमत कहां से लाओगे? उन्हीं के साथ मेरा सवाल तो ये था, चंद्रबाबू नायडू ने दौरे खाओगे जिनके लिए अमित शाह ने कहते दरवाजे बंद हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू के लिए, और मोदी जी कहते थे पलटू में बार बार पार्टी बदलते, बहुत बड़े नेता हैं। मोहनलाल जी, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए बुला ले? और किस मुंह वो कब राहुल गांधी ने कब कहा प्रधानमंत्री बनना है? अगर मोदी को रोकते हो तो आप ये भी कम से कम सब्स्टिट्यूट तलाश करो, अल्टरनेट तलाश करो कि किसको। ये तो कम से कम देखो, मान लो हमने मोदी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन देश की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया। क्यों अखिलेश राव अरे अखिलेश राव उसमें ममता बनर्जी रही, क्यों नहीं है? ममता बनर्जी नहीं बन सकती? प्रधानमंत्री बना दोगे आप? क्यों नहीं बन जाएगी? कितनी सीट है? कितनी हो, क्यों नहीं बन जाएगी? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है क्या? अच्छा, एक 23-24 वाली को आप प्रधानमंत्री बना रहे, 241 वाले को इग्नोर कर रहे, क्या लोकतांत्रिक बात है ये? भाई गठबंधन में बनेगा, बहुमत मोदी जी के पास है, 241 है। गठबंधन भी सुर में होना चाहिए। अरे भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई, सुर में है जब तो सभी के सुर में है भैया। अब फंसी का सौदा है, अब फंसी का सौदा है। कल मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने क्या कहा? ये नहीं क्या भाजपा की घुसते गया बोलो एनडीए, अब एनडीए 10 बार एनडीए का नाम लिए, अब उनको एनडीए दिख रहा है। पिछले 10 साल से एनडीए नहीं दिखा उनको। इलेक्शन से पहले एनडीए तैयार हो गया था, इलेक्शन एनडीए के बैनर तले लड़ा गया था, तो क्या एनडीए नहीं रहेगा? एनडीए तो है, उसमें इंडिया भी है। तो ऐसे इंडिया तय कर लेगा अपना कौन बने। आप नाम तय करने वाले कौन होते हैं? वहां तो दिखा रहे हैं ना, अगले तो कहीं नहीं हमारा नाम है कोई। जब उसके पास खुद आ रहे हैं कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं तो उसको भटकने की क्या जरूरत है? कौन दे रहा है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नीतीश और जो है तेजस्वी एक ही हवाई जहाज में आ गए दिल्ली। वो और नीतीश दोनों आ चुके हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अरे मैं वही कह रहा हूँ, एक ही हवाई जहाज में आए दोनों। हवाई जहाज में तो एक बस में भी आ सकते हैं। हाँ, क्या? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, अब चंद्रबाबू नायडू के हाथ तक जोड़ेंगे या कुछ एक लोगों को हम बनाएंगे? जो मोदी जी एक छत्र राज चाहते थे वो एक छत्र राज नहीं है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं मोहन, यसमैन शो की बीमारी हो, यसमैन की बीमारी हो। बिना तर्क बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करनी चाहिए। मान लो एक हवाई जहाज में आ गई, इसका मतलब तो ये कुछ अरे मैंने ये थोड़ा ना कहा है, मैंने कहा एक ही हवाई जहाज में दिल्ली आ रहे सरकार बनाने के लिए। वही तो बात है ना। क्या उनके कोई एंटी बीजेपी या एंटी मोदी कोई शब्द निकला है? पहले ये देखो। तो अरे तो भाई उनका पिछले भी बैकग्राउंड देख लीजिए, सबका बैकग्राउंड तो देखेंगे। अब उनका ऑलरेडी समझौता हो चुका है, उस समझौते पर कोई किंतु परंतु अब तक नहीं आई है। चलिए, तो कब तक बना देंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री? अब देखो, वो जनता बनाने वाली तो वो खुद है, मैं तो इतना चलिए सवाल देखिए हमारा। हाँ सुरेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हो? फटाफट समय कम। अब आवाज तो ऑन कर लो भाई, आवाज ऑन करो, आवाज। मोहनलाल जी ऐसा है कि कल का प्रधानमंत्री का जो भाजपा मुख्यालय में भाषण हुआ है, उसको अगर आपने सुना तो आप देखो, भगवान राम का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने
कल उनके भाषण में जय जगन्नाथ 3 बार जय आए उनके भाषण के अंदर। इन्होंने इनको भी भुला दिया। यूपी का जो परिणाम आया है उसके कारण क्या करते थे, जो राम आए हैं राम उनको लाएंगे। अयोध्या में फैजाबाद की सीट ये हार चुके और यहाँ पे यूपी के जो नतीजे हैं उन्होंने इनको समय का अभाव है, देखिए समय का अभाव है। अगर आप लोगों ने सुना नहीं तो दोबारा उनका भाषण सुनिए। कल एक बार भी राम का नाम नहीं लिया गया। तो अभी काफी। और एक मिनट मोहनलाल जी, जो अभी आप पूछ रहे थे सुरेश जी से कि भाई कब बनेगी सरकार, 7 तारीख को एनडीए की बैठक में फैसला होना था नेता का, लेकिन इनको घबराहट इतनी है कि ये आज ही प्रधानमंत्री के पास अपना गठन मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री पद का नेता जो है उसके लिए वो समर्थन पत्र देने जा रहे हैं। तो इतना फर्क आ गया है इसके अंदर। बताइए। सुरेश जी बोल लीजिए। मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे राधे राधे, ये क्या हम उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो ये बोले तभी ठीक है, बाकी कोई बोले तो गलत है? यार वो अधिकार है। चलिए जिद बहस करें। विनय जी अंत कीजिए। दोनों ये बोल रहे हैं आपस में। देखिए, एक मोदी जी भगत हैं और एक जो है हमारे कांग्रेस के भगत हैं। ये भक्ति बड़ी चीज है। फिर आपत्ति हो जाएगी आपको। जी। अरे सुरेश जी हाइपर मत हो। आप वरिष्ठ पत्रकार, हाइपर मत हो। सुनो, पहले के भाषण में कितनी बार राम के नाम लिए गए हैं और कल एक बार भी राम का नाम नहीं लिया गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कांग्रेस को तो राम के नाम पर भी आपत्ति थी। अब ठीक है, कांग्रेस को तो राम जी ने कल ऑक्सीजन दे दी, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है जी। विनय जी। मोहन जी, सबका अपना अपना मत है, मगर एक बात खास इस चुनाव में जो देखने को मिली, पहले पत्रकार केवल देश हित के लिए था, देश हित के मुद्दों पर रहता था। अब पत्रकार भी पार्टी वाइज बटने लग गए। उनकी सोच जो है वो भी अपनी भक्ति के अनुसार होने लग गई है कि मैं उस पार्टी का, मेरा समर्थन वहां है और मेरा समर्थन वहां है। राम का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। बचपन से जब इंसान पैदा होता है, जब तक हिंदू धर्म में मरता है, राम का नाम ही लिया जाता है। मगर राम के नाम को राजनीति में गलत रूप से आप इस्तेमाल करें और लोगों के दिमाग में गलत नैरेटिव सेट करें, और जो पूजा की परिपाटी हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो सिद्धांत चला रहा था, उसको राजनीति में इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करें, ये गलत चीज है। तो विरोध उस चीज का हो रहा था। किसी भी ने राम के नाम का विरोध नहीं किया, ना मंदिर का विरोध किया। विरोध हुआ था जब शंकराचार्यों ने भी विरोध किया था, वो राम मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने उस गलत परंपरा का विरोध किया था जो राम मंदिर के नाम पे मोदी जी अपनी तानाशाही के अनुसार करना चाह रहे थे, जो अपने आप को ही राम साबित करना चाह रहे थे। अगर मैं हूं राम का पिता, मैं राम को ला रहा हूं। जिन्होंने शंकराचार्य के शास्त्रों की बातों को नहीं माना, तो एक तो वो धर्म का कभी भी आप मान सकते हैं, धर्म के क्षेत्र के अंदर मैं उसको नगण्य मानता हूं। वो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए। दूसरा, खुद इतने बड़े बड़े बयान हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहे थे नीतीश कुमार के लिए, अब तो कभी भूल के ले ही नहीं सकते, ऐसे आदमी को लेना नहीं चाहिए। जनता से पूछ रहे थे अपनी मीटिंगों में सवाल कर करके, मगर फिर लिया कि राजनीति में कभी कोई किसी का सगा दोस्त नहीं, ना दुश्मन नहीं, सब ही अवसरवादी हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। मैं मतलब राजनीति में थूक के चाटने वाली राजनीति होती है, थूक को चाटने। मोहन जी 80% यही परंपरा है। ये सभी राजनेताओं की अवसर, सब सत्ता में रहना चाहते, लड़ाई सत्ता की है। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आई है, तो प्रयास वो करेगी प्रधानमंत्री बढ़ाने का। पर इस बार एक विशेष बात होगी, इस बार जो सरकार बनेगी, सरकार किसी की भी बनो, पर इस बार भाजपा और मोदी की सरकार नहीं बन रही है, इस बार सरकार एनडीए की बन रही है। और ये जनमत ने, लोगों ने दिखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो अहंकारी नेता थे, उनका अहंकार डाउन करके, उनको नीचे करके दिखा दिया है। अगर सरकार जनमत जनता के हिसाब से चलेगी तो आपको सत्ता में रखेंगे, वरना मुंह काट के फेंक देंगे। कल का उसी तरह का आपने देखा होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उनका जो भाषण सुना वो भी उसी पे आधारित था। और मोदी जी का जो अहंकार था वो कल बिल्कुल, मैं समझता हूं, अगर वो माइक के निचले स्तर पर चला गया तो वो उस पर बिल्कुल खत्म हो गया था। वो अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, जो भी सुरेश ने कहा ना, एक अकेला सब पे भारी,
एक अकेला सब पे भारी उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने इतने क्षेत्रीय दलों से सहयोग किया था, समर्थन लिया था, वो उस दिन उनका नैरेटिव खत्म हो गया था। आप अपने आप में तो अपने आप को कितना बड़ा सिद्ध कर सकते हो, मगर जो आपकी कार्यशैली है वो दिखाती है कि आप कितने बड़े नेता हैं, आप क्या आपका चरित्र है। तो भाषा के स्तर पे मोदी जी का कोई चरित्र इस बार बचा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये लेवल नहीं होता। जो टिक्का टिप्पणी, जो उनकी भाषा की शैली थी, मैं तो कहता हूं वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर की भी नहीं होती जो प्रधानमंत्री की थी। तो पद की गरिमा को तो उन्होंने उसी दिन खत्म कर दिया था। दूसरा, उनके अहंकार को अब जनता ने खत्म कर दिया कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। जनता का विरोध भाजपा के खिलाफ नहीं था, जनता का विरोध था मोदी जी के अहंकार के खिलाफ, और उनका जो अहम था ना, मैं एक अकेला, उसके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेता थे, उसी के खिलाफ जनता थी। तो अकेला बना दिया ना। चलिए ठीक है, तमाम आप लोग जुड़े रहिए, डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, तमाम आप जुड़े। लेकिन हरियाणा की तस्वीर क्या होगी, जिस तरीके से हरियाणा ने बड़ा झटका दिया है 5 बीजेपी 5 कांग्रेस की, और आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।